चलिए शुरू करते हैं। परागण निषेचन, भ्रूण कोश का भ्रूण का परिवर्तन। कौन सा चैप्टर था अपना ये? थर्ड चैप्टर। ठीक है, सारा दोबारा करवा देते हैं आपको। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। ये था। इसके अंतर्गत अपने पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट पढ़ते हैं किसका? एंडोस्पर्म का और एम्ब्रियो का। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन, परागण, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन कहते किसे, परिभाषा बताइए। जब परागकण पराग कोश से निकलने के पश्चात परागकण कहाँ तक पहुँच जाते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। तो इस घटना को अपने क्या नाम देते हैं? परागण के नाम से, पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमने बताए थे परागण के प्रकार, दो भागों में हमने इसे डिवाइड किया था। कौन कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वयं परागण कहते हैं। और दूसरा अपना प्रकार कौन सा था? क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हमने नाम दिया था परपरागण। अब देखिए, नाम से क्या स्पष्ट है अपना? स्वयं। अगर एक ही पादप के पुष्पों के मध्य क्या हो रहा है? परागण हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वयं परागण कहते हैं। और अगर अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य परागण हो रहा है तो इसे हमें परपरागण के नाम से जानते हैं। हमने चर्चा कर रही थी सेल्फ पॉलिनेशन पे, इसे हमने कितने भागों में डिवाइड किया? दो। कौन कौन से? सहजातीय। पहला था अपना स्वयुग्मन, ये था। और दूसरा था अपना सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। अब बताइए दोनों की परिभाषा। स्वयुग्मन किसे कहते हैं? पादप भी क्या है? एक है, पौधा भी एक है और पुष्प भी एक है। तो एक ही पादप की एक पुष्प के मध्य, एक पुष्प के मध्य होने वाला परागण। ठीक है, इसे हम क्या कर देंगे? स्वयुग्मन कर देंगे। सजात पुष्पी में पौधा एक है, पुष्प दो है। एक पादप की दो पुष्पों के बीच परागण। यहाँ तक क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपने, स्वपरागण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, यहाँ आपने रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक पादप का एक ही पुष्प है और उसमें परागण हो रहा है तो इसे हम क्या कह देंगे? स्वयुग्मन। और एक पादप है लेकिन पुष्प दो है, जैसे मक्का के अंदर क्या होता है? ऊपरी भाग पर नर पुष्प होता है, निचले भाग पर मादा पुष्प होता है। ऊपरी भाग से परागकण गिरते हैं कहाँ पे? वर्तिकाग्र तक, निचले पुष्प की, और उनमें क्या होता है? परागण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक शब्द लिया था मैंने, अनुन्मीलियता। अनुन्मीलियता किसे कहते हैं? अगर पुष्प खिले ही नहीं, हमेशा बंद रहे, तो इनमें आवश्यक रूप से कौन सा परागण होगा? स्वयुग्मन होगा। ठीक है, स्वपरागण तो होगा ही होगा, लेकिन आवश्यक रूप से क्या होगा? स्वयुग्मन। क्यों? क्योंकि पुष्प खिल ही नहीं रहा है, तो परागकण बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं है। एक ही पौधे के पुष्प के मध्य क्या हो रहा है? परागण हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक अपनी स्थिति क्लियर थी। इसके बाद हमने पढ़ा स्वपरागण की प्रमुख युक्तियां या अनुकूलन। यही था स्वपरागण की प्रमुख युक्तियां या अनुकूलन। एडेप्शन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की युक्तियां, स्वपरागण की युक्तियां या अनुकूलन, युक्तियां या अनुकूलन। बताइए एक एक करके अपने दोबारा चर्चा करते हैं। पुष्प क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला अनुकूलन क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी मतलब पुष्प क्या होना चाहिए? उभयलिंगी होना चाहिए। ठीक है, उभयलिंगी होगा तभी क्या होगा? स्वपरागण। या फिर अगर अपने बात करें पुष्प के स्थान पे अपने कौन सा शब्द काम में लें?
पादप। क्योंकि हमने सहजात पुष्पी में क्या देखा था कि पौधा उभयलिंगी है लेकिन पुष्प एक लिंगी है, तो पुष्प एक लिंगी भी हो सकता है लेकिन पादप अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए। क्लियर है? पहली स्थिति के लिए स्वपरागण के लिए पादप का उभयलिंगी होना आवश्यक है। अब देखिए यदि पुष्प भी उभयलिंगी है तब तो स्वयुग्मन हो सकता है, परंतु यदि पुष्प एक लिंगी है तो सजात पुष्पी परागण होगा, लेकिन वो भी किसका प्रकार है, स्वपरागण का प्रकार है। ठीक है, अगला अनुकूलन बताइए, कौन सा अनुकूलन था अपना नेक्स्ट? समकाल्पकता, अर्थात वर्तिकाग्र और जो पराग कोश है वो क्या होना चाहिए, एक ही समय पर परिपक्व होनी चाहिए। समकाल्पकता रखना कुछ भी नहीं है अपने को, समकाल्पकता एक समय पर परिपक्व होने चाहिए। यहाँ परिपक्व क्या होंगे, यहाँ नर और मादा प्रजनन अंग परिपक्व होंगे, तो वहाँ क्या है, परागकोश, उमंग या पुंकेसर, और मादा प्रजनन अंगों में वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र का परिपक्वन जब है पुंकेसर के साथ हो तो इसे हम क्या कह देंगे, समकाल्पकता कह देंगे। और अगर अलग अलग हो तो बिनकाल्पकता कह देंगे। बिनकाल्पकता के दौरान पर परागण पाया जाता है, जबकि यहाँ क्या होगा, स्वपरागण। अगला अनुकूलन बताइए। अगला अनुकूलन कौन सा है अपना, अनुन्मीलित, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द अनुन्मीलित। और मैंने आपको बताया कि सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुन्मीलित किसे कहते हैं, अनुन्मीलित पुष्पों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो अनुन्मीलित या क्लिस्टोगेमी, एक होती है चेस्टोगेमी और एक होती है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी ये वर्ड भी कई बार दे देता है, वो क्लिस्टोगेमी से क्या तात्पर्य। तो देखिए इनकी विशेषता क्या होती है, पुष्प खिलते नहीं है, पुष्प खिलते नहीं है, तो क्या रहेंगे, हमेशा बंद, और हमेशा बंद रहेंगे तो इनमें आवश्यक रूप से स्वपरागण होगा। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए शब्द है। एग्जाम्पल मैंने क्या बताए थे इसकी, वायोला, कंकोआ, जंक्स, ड्रोसेरा, ओक्जिलिस, और एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद होंगे। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आता है, अनुन्मीलिता किसे कहते हैं, अनुन्मीलिता के प्रमुख उदाहरण दीजिए। अपना आंसर क्या आ जाएगा, यदि पुष्प हमेशा बंद रहे तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, अनुन्मीलिता कहा जाता है। और एग्जाम्पल वायोला, कंकुआ, जंक्स, ड्रोसेरा और ओक्जिलिस। ठीक है, तो ये प्रमुख इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना स्वपरागण, स्वपरागण की युक्तियां। अब देखिए महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, एक ही पादप के पुष्पों के मध्य परागण हो रहा है। तो देखिए एक ही पादप के पुष्पों के मध्य परागण हो रहा है, तो यहाँ परागकण कम बनाने की आवश्यकता होती है। नंबर एक बात, परागकण कम बनाने की आवश्यकता होती है, तो पुष्प की एनर्जी वेस्ट नहीं होती। ठीक है, नंबर दो, अपने परागकण सुनिश्चित होता है। एक पुष्प ये मान लिया बंद है अपना, अनुन्मीलित, तो इनके अंदर पराग कोश से निकलने वाले परागकण आवश्यक रूप से कहाँ गिरेंगे, वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। तो इसे हम कहते हैं परागण सुनिश्चित होना, अर्थात परागण क्या है, सुनिश्चित है, परागण होगा ही होगा। परागकोश के स्फुटन से जब परागकण निकलेंगे तो परागण होगा ही होगा। ठीक है, परागण सुनिश्चित है, परागकण कम खर्च, क्योंकि पर परागण के दौरान वायु के अंदर चले जाते हैं तो बहुत कम परागण की संभावना रहती है, यहाँ परागण की संभावनाएं अधिक पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पुष्पों को कीटों को आकर्षित नहीं करना पड़ेगा, तो पुष्प का आकर्षक होना जरूरी नहीं, पुष्प का आकर्षक होना आवश्यक नहीं। ठीक है, आवश्यक नहीं, ये महत्व हो गया। तो ये हो गया अपने स्वपरागण के प्रमुख महत्व। इसके बाद अगर अपने इनकी हानियों की बात करें तो नुकसान क्या है, लगातार एक ही पादप या एक ही पुष्प के मध्य परागण हो रहा है, तो लगातार अगर ये क्रिया होगी तो पादप की उपज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उपज कम हो जाएगी, उत्पादन क्षमता में कमी आ जाएगी, साथ ही साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और उपज क्या हो जाती है, इनकी कम हो जाती है। फिर इसके अलावा अगर अपने बात करें तो नए लक्षणों का विकास नहीं होता, नए लक्षण नहीं बनते। ठीक है, नए लक्षण नहीं बनते, तो ये क्रिया जैव विकास में या नई जाति की उत्पत्ति में सहायक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना स्वपरागण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, सोचना कुछ। देखिए बात करें अपने पर परागण की, तो पर परागण हमने
किसे कहा था? पर परागण की क्या डेफिनेशन दी थी? जब एक ही जाति के पुष्प किसी अलग अलग पादप पे, पादप का भी क्या होना जरूरी है? अलग अलग होना जरूरी, ठीक है, पादप का भी अलग अलग होना जरूरी। तो दो पादपों के मध्य, दो पादपों के मध्य, अब दो पादपों के मध्य है तो ये दोनों पादप क्या होने चाहिए? एक ही जाति के होने चाहिए। एक ही जाति की दो पादपों के मध्य होने वाला परागण, परिभाषा में अपने को कुछ भी नहीं रखना है। एक ही जाति की दो पादपों के मध्य परागण हो रहा है, पर परागण एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य या एक ही पुष्प के मध्य होने वाला परागण स्वपरागण, ठीक है। हमारे को उस स्वपरागण के दोनों प्रकारों को अच्छी तरह से याद रखना है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। तो ये तो होगी अपने पर परागण की डेफिनेशन या परिभाषा, ठीक है। बात करते हैं अपने इसके अनुकूलन की। तो बताइए इसके अनुकूलन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सारे के सारे अनुकूलन। अनुकूलन, पहला अनुकूलन अपना है स्वबंधित, स्वबंधित, समझिए इसको थोड़ा। स्व खुद होता है, बंदे जिसे हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर बांझ के नाम से जानते हैं। बांझ कौन होता है? जिसके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं पाई जाती, उसे ही कहते हैं। अब यदि स्वयं के परागण, स्वयं के परागकण स्वयं की वर्तिकाग्र पर, स्वयं की वर्तिकाग्र पर अंकुरित यदि नहीं हो पाते, अंकुरित नहीं हो पाते, तो इसे हम क्या कह देंगे? स्वबंधिता के नाम से नाम। कहानी को समझिए, यदि एक पुष्प के पराग कोश उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए और गिरने के बाद भी अंकुरित न हो, तो इसे हम क्या कह देंगे? स्वबंधिता। तो ऐसे में क्या होगा? स्वपरागण तो हो ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा? उस पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, उसी जाति के पादप, ठीक है, और क्या हो जाएगा? पर परागण हो जाएगा। तो ये पर परागण का अनुकूलन हो गया अपना स्वबंधिता, ठीक है। अगला है अपना पौधे क्या होने चाहिए? एक लिंगी होने चाहिए, एक लिंगी पादप होने चाहिए, ठीक है, या पुष्प एक लिंगी होने चाहिए। अगर पुष्प एक लिंगी होते हैं तो भी इनमें स्वपरागण हो सकता है। हमने एग्जाम्पल पढ़ा सजात पुष्पी का, ठीक है। एक लिंगी होने के बावजूद भी इनमें क्या होता है? स्वपरागण होना चाहिए। लेकिन यदि पादप एक लिंगी होगी तो इनमें स्वपरागण होगा नहीं, क्योंकि पादप पर बाइसेक्सुअल संरचना है ही नहीं, ठीक है। तो पादप का एक लिंगी होना आवश्यक है। अगला जो अपना अनुकूलन है वो है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, देखिए शब्दों पे जाइए। भिन्न, अलग अलग काल कहते हैं इसमें को परिपक्व होना। किसको परिपक्व करवा रहे हैं? या तो परागकोश को करवा रहे हैं, या तो परागकोश को करवा रहे हैं, या वर्तिकाग्र को करवा रहे हैं, या हम यूं कहें कि या तो पुमंग या व्यायाम, ठीक है। यदि परागकोश में परागकण और वर्तिकाग्र की परागकण ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग समय पर परिपक्व होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? भिन्नकाल पक्वता कहते हैं। ऐसे में क्या होगा? भिन्नकाल पक्वता जब आएगी तो एक ही पादप उभयलिंगी है, लेकिन फिर भी उसमें स्वपरागण नहीं होगा। कौन सा परागण होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग समय पर मैच्योर हो रहे हैं। जब परागकोश से परागकण पहले परिपक्व होगी तो वो बाहर निकलेंगे, परागकोश को स्फुटन होगा, और स्फुटन के बाद वो किस पे गिरेंगे? वर्तिकाग्र पर। परंतु वर्तिकाग्र उनको ग्रहण करने में सक्षम नहीं, क्योंकि ये परिपक्व नहीं होगी, तो परागण नहीं हो पाएगा, स्वपरागण हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आवश्यक रूप से यहाँ कौन सा परागण होगा? पर परागण रह जाता है। तो इसके दो स्थितियां मैंने आपको बताई थी भिन्नकाल पक्वता की। कौन कौन सी? प्रोएंड्री और प्रोगेन, पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता। नाम से स्पष्ट ना, पुंकेसर से संबंधित है। पुंकेसर किस में होता है? नर के अंदर। जब नर जन्नांग पहले परिपक्व हो जाते हैं और मादा जन्नांग बाद में परिपक्व होते हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे? पूर्वता। यहाँ ध्यान दीजिए, स्त्री पूर्वता, यहाँ वर्तिकाग्र का परिपक्वन पहले हो रहा है और पुंकेसर का परिपक्वन बाद में हो रहा है। बस कुछ भी नहीं रखना है, आपने को सीधा याद रखना है। पुंपूर्वता में नर जन्नांग या परागकोश पहले परिपक्व होते हैं, स्त्री पूर्वता में मादा जन्नांग या वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होते हैं। क्लियर? अगला जो अपना अनुकूलन है वो देखिए, हरकोगेमी।
हरकोगेमी, या इसे हम क्या बोलते हैं, अवरुद्ध परागणता। अब देखिए हरकोगेमी में होता क्या है, स्वबंध्यता और हरकोगेमी दोनों में अंतर समझिए। यहाँ कुछ अवरोध पाए जाते हैं, संरचनात्मक अवरोध। पादप की संरचना में कुछ ऐसे अवरोध बन जाते हैं जिसके कारण परागकण इस वर्तिकाग्र तक पहुंच ही नहीं पाता, और इस घटना को क्या कह देंगे, हरकोगेमी के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ स्वबंध्यता में क्या है, परागकण पहुंच तो रहा है लेकिन उसमें अंकुरण नहीं हो रहा। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। हरकोगेमी वह स्थिति है जिसके दौरान पादप में उपस्थित संरचनात्मक अवरोध के कारण परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। इसे हम क्या कहते हैं, हरकोगेमी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, ग्लोरियोसा या कलिहारी। इस पादप के अंदर पराग कोश का स्फुटन इस प्रकार से होता है, तेजी से वो स्फुटित होता है, और स्फुटित होने के कारण परागकण बहुत ज्यादा दूर जाके गिरते हैं, मतलब कहाँ तक नहीं पहुंच पाते, वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। और दूसरा एग्जांपल लिया था हमने कैरियोफ्लेसिकुल के पादपों में वर्तिका की लंबाई अत्यधिक होती है और पुंकेसर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब देखिए वर्तिका है, ये बहुत ज्यादा लंबी हो गई, ठीक है, और यहाँ अपने ये पुंकेसर बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर परागकोश है और इसका स्फुटन हो रहा है, तो देखिए ये यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, ये तो बहुत ज्यादा लंबी है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। संरचनात्मक अवरोध हो गया ना, इसके संरचना के कारण अवरोध हो गया, तो इसे हम क्या करेंगे, हरकोगेमी के नाम से, अवरुद्ध परागणता के नाम से जानते हैं। और लास्ट अपना कौन सा था, विषम वर्तिका। लास्ट अनुकूलन अपना कौन सा था, विषम वर्तिका। विषम वर्तिका। तो यहाँ वर्तिका की लंबाई कम या अधिक होती है, वर्तिका की लंबाई कम या अधिक होती है। और दो प्रकार के पादप हमने इसके आधार पर बताए थे, पिनाइड और दूसरा नाम कौन सा था अपना, थर्माइड। नाम दिया था ना, पिनाइड और थर्माइड। अब देखिए विषम वर्तिका को समझिए, ये शब्द पूछ लिए जाते हैं कि बात, पिनाइड से क्या तात्पर्य और थर्माइड से क्या तात्पर्य। पिनाइड, थर्माइड। देखिए पिनाइड ऐसे पादपों का समूह होता है जिसमें लंबी वर्तिका और छोटे पुंकेसर पाए जाते हैं। वर्तिका क्या है, लंबी। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था ना हरकोगेमी का, वो ये लंबी वर्तिका और छोटे पुंकेसर, ठीक है, कम लंबाई के पुंकेसर। यहाँ उल्टा हो जाएगा, बोनी या छोटी वर्तिका, ठीक है, और लंबे पुंकेसर, ठीक है। तो इन दोनों स्थितियों में परागण की क्रिया, स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती और आवश्यक रूप से क्या होता है, पर परागण होता है। तो ये दो प्रकार के पुष्प किस में पाए जाते हैं, प्रिमुला के अंदर पाए जाते हैं, प्रिमरोज के अंदर पाए जाते हैं, प्रिमरोज के अंदर उपस्थित होते हैं। अब देखिए लंबी वर्तिका है और छोटे पुंकेसर है। पहली स्थिति क्या बता दी मैंने, वर्तिका बहुत ज्यादा लंबी है और पुंकेसर छोटे हैं। तो इस स्थिति में इस परागकोश से निकलने वाले परागकण यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे। और दूसरी स्थिति में क्या है, वर्तिका छोटी है और पुंकेसर ये आगे। अब इनके अंदर स्फुटन होगा तो ये बाहर की तरफ गिरेंगे, अंदर की तरफ न आकर बाहर की तरफ, क्योंकि इनका झुकाव बाहर की तरफ होता है। तो परागकण बाहर की तरफ गिरे तो स्वपरागण नहीं हो पाता। इन दोनों स्थितियों को अपने क्या बोलते हैं, विषम वर्तिकातों के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, पिनाइड के अंदर वर्तिका लंबी होती है, थर्माइड के अंदर पुंकेसर लंबे होते हैं, ठीक है। ये आवश्यक रूप से आपको याद रखना, ठीक है। तो ये हो गए अपने पर परागण के प्रमुख अनुकूलन। इसके बाद अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था, पर परागण की विधि। तो जिस भी माध्यम के द्वारा परागण हो रहा है, वायु, जल या फिर कीट, पक्षी, उसे ही हम क्या कर देंगे, विधि का नाम दे देंगे, ठीक है। पहला अपना प्रकार हो गया था कौन सा, वायु परागण। वायु परागण किसे कहते हैं, जब परागकोश के स्फुटन से निकलने वाले परागकण
वायु के द्वारा कहाँ तक पहुंच रहे हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, तो इसे हम क्या कर देंगे, वायु प्रागण के नाम से जानते हैं। अपने चारों तरफ जो भी पादप अपने को दिखाई देते हैं लगभग सभी के अंदर वायु प्रागण पाया जाता है। गेहूं, मक्का, बाजरा, ठीक है, इनके अंदर वायु प्रागण होता है। यदि प्रागण की क्रिया वायु के द्वारा हो, माध्यम यहाँ क्या है, वायु है, तो इसे हम क्या कह देंगे, वायु प्रागण, ठीक है। और यदि प्रागण का माध्यम क्या हो, जल हो, तो इसे हम क्या कह देंगे, जल प्रागण। और इसे हमने दो भागों में डिवाइड किया था, कौन सा, अधिजल प्रागण और अधोजल प्रागण, दो भाग लिए थे ना, अधोजल प्रागण और दूसरा था अपना अधिजल प्रागण। तो ये निर्भर करता है कि जो प्रागण हो रहा है वो जल की ऊपरी सतह पर हो रहा है या फिर जल के अंदर हो रहा है, उसके आधार पर अपने ये दो प्रकार है। तो देखिए, अधिजल प्रागण में जल की सतह पर क्या होता है, प्रागण होता है, और अधोजल प्रागण में क्या होता है, प्रागण जल के भीतर होता है। एग्जाम्पल इनके अपने को अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा वेलिसनेरिया, और इसका उदाहरण हो जाएगा जोस्टेन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ अधोजल प्रागण के दौरान क्या होता है, अधोजल प्रागण के दौरान जल के अंदर प्रागण की क्रिया होती है, और अधिजल प्रागण को हम क्या कहते हैं, सतह जल प्रागण के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रागण की क्रिया क्या होती है, सतह के ऊपर होती है। देखिए, ये जो वेलिसनेरिया पादप पाया जाता है ना, इस वेलिसनेरिया में होता क्या है, आमतौर पे पुष्प क्या होता है, जल के अंदर होता है। अब वो प्रागण करने के लिए उसमें स्प्रिंग के समान संरचना होती है, इस प्रकार। ये पुष्प हो गया। अब ये जल के अंदर है पूरी तरह से, लेकिन जैसे ही प्रागण की क्रिया होगी ना, प्रागण की क्रिया के दौरान ये स्प्रिंग में खिंचाव सा उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये पुष्प कहाँ आ गया, सतह पर आ गया। अब सतह पर इस पुष्प पर क्या गिरे, परागकण गिरे, वर्तिकाग्र पर क्या गिरे, परागकण गिरे, और परागकण गिरने के पश्चात ये पुनः जल के अंदर चला जाता है। लेकिन परागकण यहाँ कहाँ हो रहा है, ऊपरी सतह पर, ठीक है, पृष्ठ पर हो रहा है। इस कारण इसे हम क्या कह देंगे, अधिजल प्रागण कह देंगे। अधोजल प्रागण में जल के अंदर ही अंदर क्या होता है, प्रागण होता है। और ऐसे सारे पादप क्या होंगे जिनके अंदर अधोजल प्रागण पाया जाता है, ये क्या होंगे, जल निमग्न होते हैं। जल निमग्न किसे कहते हैं, ऐसे पादपों का समूह है जो जल के अंदर डूबे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, जल में डूबे हुए पादपों के अंदर जल के अंदर जो प्रागण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधोजल प्रागण। और जल की सतह पर जो प्रागण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिजल प्रागण होता है, ठीक है। अब देखिए, कंपटीशन के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है कि अधिकांश पादपों में जो जलीय होते हैं जल प्रागण पाया जाता है, लेकिन कुछ एक इसके अपवाद है। अब वो अपवाद क्या है कि ये पादप जल में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जल प्रागण नहीं होता, और ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कौन से एग्जाम्पल दिए थे मैंने, पोटेमोजिटोन याद रखना है आपको, पोटेमोजिटोन और मीरियोफिलम। इनमें किस प्रकार का प्रागण होता है, इन पादपों में वायु प्रागण होता है। ये पादप क्या है, जलीय है, लेकिन इनके अंदर प्रागण कौन सा हो रहा है, वायु प्रागण हो रहा है, ठीक है। वायु प्रागण पाया जाता है, वायु प्रागण होता है। ठीक इसी प्रकार निम्फिया, ये पादप भी जल के अंदर पाया जाता है, लेकिन इनमें प्रागण किस विधि के द्वारा होता है, कीट प्रागण विधि के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। ऐसे पौधे जो जलीय होने के बावजूद भी जल प्रागण नहीं करते, पोटेमोजिटोन, मीरियोफिलम और निम्फिया प्रागण, ठीक है। तो ये अपने जल प्रागण के दो प्रकार हो गए। अगला देखिए, कीट प्रागण अपना था। अब देखिए, कीट प्रागण की जो क्रिया होती है, सिंपल सा परिभाषा आपने क्या देंगे, कीट प्रागण, कीटों के द्वारा होने वाला प्रागण क्या कहलाता है, कीट प्रागण कहलाता है। निकलो ये कीट प्रागण एंटोमोफिली के नाम से इसे जानते हैं। एंटोमोफिली, ये नाम आप इंग्लिश वाले याद रखना भाई, ये बड़े महत्वपूर्ण है। एंटोमोफिली, एंट किसे कहते हैं, चिमटी को कहा जाता है, और चिमटी क्या होती है, कीट होती है, ठीक है। एंटोमोफिली
तो देखिए अपने चारों तरफ अधिकांश जो पादप पाए जाते हैं उनके अंदर इसी विधि के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। कैसे? मधुमक्खी का आपने वो मधु कृत्रिम प्राप्त करने वाले छत्ते देखे होंगे, वो कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे पुष्पीय पादप होते हैं ना, नहर के दोनों तरफ जहाँ पानी पर्याप्त होता है, और स्पेशली सरसों के मौसम में सरसों के पुष्प जब खिलने को होते हैं ना, उस टाइम इनका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मधु का। क्यों? अब वो कीट मधुमक्खी क्या करेगी, सरसों के पुष्प से मकरंद एकत्रित करेगी और छत्तों के अंदर संचित कर लेगी, जिसके द्वारा अपने को शहद की प्राप्ति होती है, मधु की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो कीटों के द्वारा परागण के दौरान अब ये कीट मकरंद किससे प्राप्त करेगी? पुष्पों से। इन कीटों को जितना सुंदर पुष्प दिखाई देगा ये उतना ही उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहेंगे, और वो मकरंद जब ये पुष्पों से ग्रहण करते हैं तो इनके पंख और पैर पुष्प के पराग कोश के संपर्क में आते हैं, और पराग कोश से निकलने वाले पराग कण इन पैरों और पंखों से चिपक जाते हैं। अब इन्होंने एक पुष्प से मकरंद लिया, छत्ते की तरफ गए, मधुमक्खियों की बात करें, छत्ते की तरफ वो मकरंद छोड़ा, अब ये दोबारा आएंगे, अब उसी पुष्प पे थोड़ी जाएगी, दूसरे पुष्प पे जाएगी, और दूसरे पुष्प की वर्तिका अगर पर इसके पैर और पंखों के साथ चिपके हुए पराग कण गिर जाते हैं, जिसके कारण उन पादपों में तो क्या हो जाता है, परागण हो जाता है, और इस कीट को मकरंद की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इसको पोषण मिल जाता है। तो ये कीट परागण की विशेषता है। देखिए इसमें 80% कीट परागण 80% कीट परागण 80% कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है। फिर लिखिए पतंगा, छोटे छोटे कीट पतंगा, बीटल, कीटों के प्रकार है, बीटल, मक्खियां, मक्खियां, तितली आदि कीट इस प्रकार के परागण में सहायक होते हैं, इस प्रकार के परागण में सहायक होते हैं, इस प्रकार के परागण में सहायक होते हैं। तो ये तो क्रिया होगी कि कौन से कीट कीट परागण की क्रिया करते हैं। ठीक है, कौन से कीट कीट परागण में सहायक होते हैं। फिर ध्यान रखना कीट परागित पुष्पों की कौन सी विशेषता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीट परागण करने वाले पुष्पों की कौन सी विशेषता होती है और परागकणों की कौन सी विशेषता होती है, दोनों ही पूछे जाते हैं। ध्यान रखना दोनों ही होते हैं, अपने लिए इंपॉर्टेंट। तो लिखिए कीट परागित पादपों में, कीट परागित पादपों में पुष्प रंगीन चमकदार आकर्षक सुंदर होते हैं, मकरंद युक्त तथा गंध युक्त होते हैं, मकरंद युक्त तथा गंध युक्त होते हैं, गंध युक्त होते हैं, मकरंद युक्त तथा गंध युक्त होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऐसे पादपों के जो पुष्प होते हैं वो आवश्यक रूप से रंगीन तथा आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, ताकि कीट उनकी तरफ आकर्षित हो। इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में मकरंद पाया जाता है जो कि कीटों का भोजन होता है, और साथ ही साथ इसके द्वारा विशेष गंध युक्त पदार्थ का सेवन किया जाता है, जिसकी सुगंध से कीट इन पुष्पों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये परागकण क्या होते हैं। ये कीट परागण वाले जो परागकण होते हैं, ये परागकण क्या होते हैं, हल्के होते हैं, रोएदार होते हैं, ताकि ये आसानी से कीटों के साथ चिपक सके, और चिपचिपे होते हैं। ठीक है, तेलीय परत इनकी सतह पर पाई जाती है जो कि इनको कीटों के साथ चिपकाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है,
अगले लाइन से लिखिए सरसों, सरसों, साल्विया, सरसों, साल्विया, आक, आर्किड आदि में कीट परागण पाया जाता है। आदि में कीट परागण पाया जाता है। कीट परागण पाया जाता है। तो देखिए यहाँ वायु परागण के दौरान जो परागण का माध्यम है वो वायु है, यहाँ जल है और यहाँ माध्यम क्या हो जाएंगे कीट। अगला परागण देखिए पक्षी परागण। पक्षी परागण, पक्षी परागण, पक्षी परागण और इसका इंग्लिश टर्म्स इंपॉर्टेंट है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली के नाम से इसे जानते हैं। तो पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? पक्षी परागण कहलाता है। इसमें लिखिए अनेक उष्णकटिबंधीय, अनेक उष्णकटिबंधीय पादप, उष्णकटिबंधीय पादप पक्षी परागित होते हैं। पक्षी परागित होते हैं, पक्षियों के द्वारा परागण होता है। पक्षी परागित होते हैं। इनमें पुष्प, इनमें पुष्प नलिकाकार, नलिकाकार दस लगा के लिखिए तंबाकू, तंबाकू के अंदर। इनमें पुष्प नलिकाकार दस लगा के लिखिए तंबाकू। प्याले नुमा, प्याले नुमा दस लगा के लिखिए बोतल ब्रूस। पादप का नाम है बोतल ब्रूस। प्याले नुमा बोतल ब्रूस केलिस्टेमोन के नाम से इसे जानते हैं। केलिस्टेमोन। इनमें पुष्प नलिकाकार डैश लगा के लिखना है। तंबाकू में, प्याले नुमा, बोतल ब्रूस में कुंभाकार, कुंभाकार घट के समान होते हैं, इसमें मटके के समान। कुंभाकार एरिकेसी कुल के पादप, एरिकेसी कुल, कुंभाकार एरिकेसी कुल प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। देखिए जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे जलवायु गर्म जलवायु रहती है, आर्द्रता ज्यादा बनी रहती है, मतलब बरसात जहाँ पे ज्यादा होती है और जैव विविधता अधिक पाई जाती है, वहाँ पक्षियों की अधिकता होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता होती है, जहाँ पादपों की प्रजातियां, पक्षियों की प्रजातियां, जीवों की प्रजातियां इन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर पाए जाने वाले जो पादप होते हैं, इनके अंदर पुष्प या तो नलिका रूपी होंगे, या प्यालेनुमा होंगे, या कुंभाकार आकृति के होते हैं। ठीक है, ये हो गई पुष्पों की विशेषता जिनके अंदर क्या पाया जाता है? पक्षी परागण पाया जाता है। अब देखिए ये पुष्प भी क्या होने चाहिए? चमकीले होने चाहिए, तभी तो पक्षी इनकी तरफ आकर्षित होंगे। इनमें भी मकरंद होना चाहिए, पक्षी उनका सेवन कर सके। तो लिखिए अगला लाइन से, ये पुष्प, ये पुष्प चमकीले, आकर्षक तथा मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। चमकीले, आकर्षक तथा मकरंद युक्त होते हैं। अगला लाइन से लिखिए, मकरंद से आकर्षित होकर, मकरंद से आकर्षित होकर, मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच व शरीर से
मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच व शरीर से परागकण चिपक कर अन्य पादपों की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। चोंच व शरीर से चिपक कर अन्य पादपों की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। अन्य पादपों की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। किन पादपों में पक्षी परागण पाया जाता है उसके एग्जाम्पल लिखिए। सेमल, बिग्नोनिया, प्लास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से इसे हमें जानते हैं। प्लास, जंगल की आग जिसे हम कहते हैं वो यही होता है प्लास, ठीक है। इसके पुष्प पीले रंग के होते हैं, जिसके कारण पुष्पन जब इसके अंदर होता है, पुष्प खिलते हैं ना, तो ऐसे लगता है पूरे जंगल में आग लगी हुई, ठीक है, येलो कलर के, इस कारण इसे जंगल की आग कहते हैं। प्लास, रक्त मदार, तो इन पादपों के पुष्पों में क्या पाया जाता है? पक्षी परागण पाया जाता है। पक्षी परागण सेमल, बिग्नोनिया, प्लास, रक्तमदार के अंदर पाया जाता है। अगले से लिखिए, परागण में सहायक प्रमुख पक्षी। परागण में सहायक प्रमुख पक्षी, तो देखिए यहाँ परागण में सहायक प्रमुख पक्षी, तो यहाँ जो पक्षी होंगे वो बड़े तो होंगे नहीं, क्योंकि बड़े होंगे तो उनकी चोंच में पूरा पुष्प ही आ जाएगा, तो परागण कहाँ से होगा? वो तो पुष्प का ही काम बना देंगे। तो प्रकृति के अंदर सबसे छोटी चिड़िया, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो इसका सामान्य एग्जाम्पल है। गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी। शक्करखोरा, और नेक्टेरिना, सारे नाम याद नहीं रहे तो कोई जरूरी नहीं है, अपने एक नाम याद रख लेना। गुंजन पक्षी के द्वारा क्या होता है? पक्षी परागण किया जाता है। अब देखिए यहाँ याद रखने वाली बात क्या है? ऑर्निथोफिली से क्या तात्पर्य है? पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली कहलाता है। पक्षी परागण में भाग लेने वाले पुष्पों की विशेषता बताइए, तो नलिकाकार हो सकते हैं, प्यालेनुमा हो सकते हैं, कुंभाकार हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक रूप से आकर्षक, मकरंद युक्त और चमकीले होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये अपना प्रकार हो गया पक्षी परागण। अगला जो अपना प्रकार है चमगादड़ परागण, चिरोप्टेरोफिली के नाम से इसे हम जानते हैं। चमगादड़ परागण देखा है क्या? चमगादड़ परागण अभी तो देखा ही है, कोरोना वाला है ना, चिरोप्टेरोफिली। इंग्लिश वाले टर्म्स इसके बड़े इम्पोर्टेंट है, उटपटांग है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चिरोप्टेरोफिली, तो चिरोप्टेरोफिली किसे कहते हैं? चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। अब देखिए चमगादड़ अपनी उड़ान कब भरता है? दिन में भरता है या रात के अंदर? रात में भरता है। तो ऐसे पादप जिनके अंदर पुष्प रात को खिलते हैं उनमें चमगादड़ परागण पाया जाता है, ठीक है। फैसला करके लिखिए, रात्रिचर पादप जिनमें पुष्प रात को खिलते हैं, पुष्प रात को खिलते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित किया जाता है,
रात्रिचर पादप जिनमें पुष्प रात में खिलते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित किया जाता है। अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित किया जाता है में निशाचर प्राणी, रात्रि के समय विचरण करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? निशाचर प्राणी चमगादड़ द्वारा, किसमें आता है? चमगादड़ पक्षियों में आता है, पक्षी है, उड़ता है पक्षी होगा। देखिए इनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऐसे प्राणी जो स्तन ग्रंथियों युक्त होते हैं या जो जरायुज होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेमल्स कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। तो ये क्या है? मेमेलिया का सदस्य है, उड़ता है लेकिन मेमेलिया का सदस्य है। ठीक है, तो स्तन ग्रंथियां उपस्थित होने के कारण मेमल्स की श्रेणी में आते हैं। निशाचर प्राणी चमगादड़ द्वारा परागण होता है। निशाचर प्राणी चमगादड़ द्वारा परागण होता है। चमगादड़ द्वारा परागण होता है क्योंकि रात में मकरंद तथा कीट पतंगों की खोज में, रात में मकरंद तथा कीट पतंगों की खोज में, कीट पतंगों की खोज में चमगादड़ इन पादपों के पुष्पों पर बैठते हैं। चमगादड़ इन पादपों के पुष्पों पर बैठते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, कदम, कचनार, बालम खीरा, कदम, कचनार, बालम खीरा और गोरख इमली। गोरख इमली। देखिए यहाँ कंपटीशन के हिसाब से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये चिरोपेरोफिली से क्या आशय? चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। फिर चमगादड़ परागण या चिरोपेरोफिली किन पादपों में पाया जाता है? रात्रिचर पादपों के अंदर, जिनमें पुष्प रात को खिलते हैं। ठीक है, इन पादपों की प्रमुख विशेषता, रात के अंदर पुष्प खिलते हैं, पहली विशेषता। अधिक मकरंद होता है। ठीक है, और चमकीले होते हैं। चमकीले होना इनका कोई जरूरी नहीं है, अधिक मकरंद युक्त ये पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इनकी इंपॉर्टेंट है, कदम और कचनार। ठीक है, तो ये हो गया अपना चमगादड़ परागण। अगला लिखिए अदर टाइप, अन्य प्रकार। अन्य प्रकार, इसमें लिखिए सर्प वृक्ष, सर्प वृक्ष तथा आर्किड में, सर्प वृक्ष तथा आर्किड में घोंगे द्वारा, सर्प वृक्ष तथा आर्किड में घोंगे द्वारा गुलमोर तथा सेमल में, गुलमोर तथा सेमल में पक्षी परागण के साथ साथ, पक्षी परागण के साथ साथ, पक्षी परागण के साथ साथ गिलहरी परागण, गिलहरी के द्वारा किया था, गिलहरी परागण तथा युक्का में, युक्का में प्रोनुबा, युक्का में प्रोनुबा सलब है, एक प्रकार का कीट है। प्रोनुबा द्वारा परागण होता है, प्रोनुबा द्वारा परागण होता है। तो ये कुछ अन्य पर परागण के उदाहरण हैं। ठीक है, पर परागण के कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं। तो ये अपना पर परागण कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका महत्व क्या है बताइए, पर परागण का महत्व क्या है?
देखिए दोनों को तुलनात्मक रूप से याद रखो आप सब प्रागण विभिन्नताएं बढ़ती है, विभिन्नताएं अधिक पाई जाती है, उत्पादन क्षमता अधिक पाई जाती है, जैव विकास में ये सहायक होता है। ठीक है, तो लिखिए पर परागण के लाभ या महत्व। पर परागण के लाभ या महत्व, पर परागण के लाभ या महत्व। तो पहले लिखिए विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक, विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक, विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक। फिर उपज बढ़ाने में सहायक, क्योंकि हमने देखा कि स्वपरागण के दौरान लगातार स्वपरागण होने से उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है, तो यहाँ कमी नहीं आती। उपज बढ़ाने में सहायक, उपज बढ़ाने में सहायक। स्वबंध्यता, जो स्वबंध्यता पाई जाती थी किसमें, स्वपरागण जिन पादपों में नहीं होता उनमें, स्वबंध्यता दूर करने में सहायक, दूर करने में सहायक। देखिए कैसे सहायक है, स्वबंध्यता दूर करने में सहायक। मैंने आपको बताया कि यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र को निषेचित नहीं कर पाते तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वबंध्यता। अब वो दूसरे पुष्प को तो कर सकते हैं निषेचित, तो यहाँ पर परागण हो जाएगा, तो ये स्वबंध्यता को दूर करने का एक प्रयत्न है। अगला लिखिए लाभ या महत्व, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक। लिखिए नई जाति के विकास में उपयोगी, नई जाति के विकास में उपयोगी, नई जाति के विकास में उपयोगी, क्योंकि विभिन्नताएं आती है और विभिन्नताओं के कारण जैव विकास में सहायता मिलती है। फिर लिखिए संतति जीवन संघर्ष में ज्यादा सफल, संतति जीवन संघर्ष में ज्यादा सफल, जीवन संघर्ष में ज्यादा सफल। कैसे, देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है तो वो जल्दी से पौधा नष्ट नहीं हो पाता। ठीक है, जीवन संघर्ष में ज्यादा सफल। तो ये हो गए पर परागण के लाभ या महत्व। कुछ भी नहीं याद रटना, कुछ भी नहीं है अपने को, सीधा सही है। उत्पादन क्षमता अधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, विभिन्नताएं अधिक होती है, और विभिन्नताएं अधिक होगी तो क्या होगा, नई जाति का विकास होगा, तो नई जाति की उत्पत्ति होती है। स्वबंध्यता को पर परागण विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है। फिर लिखिए पर परागण की हानियां, पर परागण की हानियां, पर परागण की हानियां। तो देखिए यहाँ जरूरी नहीं है कि एक परागकोश से निकलने वाले परागकण पक्षी के द्वारा, कीट के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा वर्तिकाग्र तक ही पहुंचे, वो बीच में भी इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, रह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि परागण की संभावना यहाँ कम रहती है। ठीक है, तो पहला नुकसान लिखिए परागण अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं है कि परागण होगा ही होगा। पक्षियों के साथ परागण चिपके हुए और कहीं भी गिर सकते हैं वर्तिकाग्र के अलावा। ठीक है, तो परागण अनिश्चित। अगला महत्व लिखिए हानियां, संतति में अवांछित लक्षण आ सकते हैं, संतति में अवांछित लक्षण आ सकते हैं। देखिए स्वपरागण के दौरान तो एक ही पौधे के मध्य परागण हो रहा है ना, तो वहां बाहर से कोई लक्षण आएगा नहीं। या दो पादपों के मध्य हो रहा है तो हो सकता है उनमें कोई हानिकारक लक्षण भी आ सके। फिर लिखिए परागकण अधिक खर्च, परागकण अधिक खर्च, तो ये पादपों के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक है। ठीक है, ये विधि क्या है, आर्थिक रूप से हानिकारक। 100 परागकण बनाएगा पादप, जरूरी नहीं है 100 के 100 ही परागण करें। ठीक है, आर्थिक रूप से ज्यादा हानिकारक। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है, इसमें बाहरी साधनों पर निर्भरता है, बाहरी साधनों पर निर्भरता है। कैसे, पक्षी मिलेगा इसको तभी परागण होगा, कीट मिलेगा तभी परागण होगा, जल मिलेगा तभी परागण होगा, वायु मिलेगी तभी परागण होगा। उसमें तो कोई जरूरी नहीं है, नून मिली क्या है, परागकोश फूटा और परागकण गिर गई।
तो ये हो गया अपना पर परागण कंप्लीट। ठीक है, तो स्वपरागण और पर परागण दोनों अपने कंप्लीट हो चुके। अब दोनों में अंतर बताइए, स्वपरागण और पर परागण में अंतर। स्वपरागण एक ही पादपों में, एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प की पत्तिका के सब उपयोग में निकलता है। सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही पादपों के मध्य होने वाला परागण। अब देखिए स्वपरागण के दौरान कितने पादप भाग ले रहे हैं? एक पादप। एक पादप भाग लेता है। ठीक है, और यहाँ दो पादप भाग लेते हैं, दो पादप भाग लेते हैं। स्वपरागण के दौरान जो परागण होता है, इस दौरान परागण की क्या बनी रहती है? सुनिश्चितता बनी रहती है, परागण होगा ही होगा। ठीक है, और यहाँ परागण अनिश्चित होता है, परागण अनिश्चित होता है। अगला अंतर बताइए, स्वपरागण के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, नहीं होती? तो यहाँ विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती। ठीक है, और यहाँ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। इन पादपों में उत्पादन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और यहाँ प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। फिर मैंने लास्ट क्या बताया कि ये पादपों के लिए आर्थिक रूप से क्या है? लाभदायक है। ठीक है, पादपों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक है, जबकि ये आर्थिक रूप से क्या है? नुकसानदायक है। ज्यादा परागण बनाने पड़ेंगे तो ये आर्थिक रूप से क्या हो जाएगा? नुकसानदायक। ठीक है, और ये नई जाति की उत्पत्ति में सहायक नहीं है, इसके द्वारा नई जाति की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा नई जाति की उत्पत्ति होती है, नई जाति की उत्पत्ति होती है। सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान किसी बाहरी माध्यम पर पादप को निर्भर रहना जरूरी नहीं है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान बाहरी साधन या माध्यम पर निर्भर रहना जरूरी है। तो ये था अपना स्वपरागण और परपरागण में डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही।